हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंटरेस्टिंग फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 एचएससी फिजिक्स चैप्टर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स, और ये है इस चैप्टर का पार्ट 1। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे एचएससी बोर्ड के टेक्स्ट बुक में हमें ये चार्ट दिया गया है कि कैन यू रिकॉल। तो हमें रिकॉल करना होगा, मतलब बेसिकली हम जो थिंग्स 11th में सीखे हैं वो हमें 12th में भी यूज में आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि कैन यू रिकॉल। तो टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पर हमें ये गिवन है कि कैन यू रिकॉल। तो कैन यू रिकॉल के फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो सर्कुलर मोशन की हम अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल अराउंड अ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब हमारा एक ऑब्जेक्ट ए है, तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पैथ पे रोटेशन कर रहा है। मतलब एक सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है और हमारा ऑब्जेक्ट ए उस पर रोटेशन कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल हम अगर देखें तो सर्कुलर पाथ क्या होता है? सर्कुलर पाथ मतलब एक सर्कल होता है और उसके सर्कमफरेंस पर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा, तो हम उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो सपोज कर लेते हैं हम, ये हमारा एक सर्कुलर पैथ है और इस पर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट ए है। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट हमने ए मान लिया, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट ए है यहाँ। तो ये ऑब्जेक्ट ये ए यहाँ पे रोटेशन कर रहा है। रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मतलब ये सर्कल के अलोंग उसका रोटेशन कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट ए परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग अ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की अगर हमें कोई पूछे कि व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन, तो हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ एन object along the circumference of a circle or rotation of a particle or an object along a circular path is known as circular motion। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम अभी देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्या है। तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट देखने से पहले हम जान लेते हैं कि मास क्या होता है। मास होता है कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है। डिस्क तो आपको पता होगा, रिजिड बॉडी। तो हमारे पास एक डिस्क गिवन है, तो हम यहाँ पे एक डिस्क ले लेते हैं। तो हम अगर डिस्क देखें तो यहाँ पे एक रिजिड मतलब सॉलिड डिस्क है। ये डिस्क हमें गिवन है, तो हम डिस्क का मतलब क्या जानते हैं कि डिस्क पर न्यूमरस पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, न्यूमरस पार्टिकल्स डिस्क पे होते हैं। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे ये बहुत सारे पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्क पे है। तो इन सब पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक मास होगा। ये पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी, पार्टिकल सी, ऐसे न्यूमरस नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक डिस्क पर सिचुएटेड होते हैं। तो उन सब पार्टिकल्स का अपना अपना एक मास, स्पेसिफिक मास होता है। तो वो मास, दिस मास इज कॉन्सेंट्रेटेड अलोंग द सेंटर ऑफ अ डिस्क। मतलब ये डिस्क का जो सेंटर है, सपोज कर लेते हैं ये सेंटर है इस डिस्क का, तो इस सेंटर पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सेंटर ऑफ मास के हमें अगर कोई पूछे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम उसको क्या जवाब देंगे कि अ पॉइंट, डेफिनेशन क्या है? अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ अ बॉडी और द मासेस ऑफ अ सिस्टम अपीयर्स टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब इसका मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंट, द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ अ बॉडी, बॉडी क्या है हमारी यहाँ पर? डिस्क, हमने डिस्क अज्यूम किया है। तो इस पूरे डिस्क का मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट। तो ये भी हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन क्लियर। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट आर द काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया, ये हमने 11th में सीखा है मोशन चैप्टर में। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं? ये तीन इक्वेशंस होते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे u is the initial velocity, v is the final velocity, a is acceleration and t is time। सेकेंड इक्वेशन होता है
वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एस। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। यहां पर सेम होता है, u इज एन इनिशियल वेलोसिटी, v इज अ फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। ये होता है हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन थर्ड वाला, ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। तो ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर। तो हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। कैन यू रिकॉल, कैन यू रिकॉल के अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते होंगे तो ये क्लियर है कि आपका 11th का बेसिक क्लियर होगा। तो ये भी हमारा थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हमें पूछा है कि डू यू नो रियल एंड सूडो फोर्सेस, देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशंस। तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या पूछा है कि आपको रियल और सूडो फोर्सेस के बारे में बताना है और देयर ओरिजिन, वो कहाँ से आते हैं, उनका ओरिजिन क्या है और उनके एप्लीकेशंस क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि व्हाट आर रियल फोर्सेस, व्हाट आर सूडो फोर्सेस, देयर ओरिजिन एंड देयर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट आर रियल फोर्सेस। रियल फोर्सेस क्या होते हैं, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के सामने सीखते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं एक एग्जाम्पल, हम सपोज कर लेते हैं कि हमें दो ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। तो मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ। दो ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है, दो रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट मतलब क्या, उसका एक डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट शेप होता है, उनको हम रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमें ए और बी रियल ऑब्जेक्ट्स गिवन है, तो हम दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं यहाँ पर। ये है मेरा ऑब्जेक्ट ए और सिमिलरली ये है मेरा ऑब्जेक्ट बी। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बी बना लेता हूँ। तो ये दो ऑब्जेक्ट हमें गिवन है। ये मैंने मान लिया कि दो रियल ऑब्जेक्ट्स मैंने ले लिए, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। तो रियल फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होती है कि ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे पर। हम तो मतलब बचपन से सीखते आए हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी एक्ट कर सकता है। तो ए बी पे फोर्स एक्ट करेगा, सिमिलरली बी भी ए पर फोर्स एक्ट करेगा। तो ए और बी में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डिनोट कर लेते हैं सिमिलरली। तो रियल फोर्सेस की डेफिनेशन हम देख रहे हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सो दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स मतलब हम डिनोट करते हैं कि ए और बी के बीच में कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज रियल फोर्स। रियल फोर्स की क्या डेफिनेशन होती है कि हमें पता होता है कि ए पर बी फोर्स अप्लाई कर रहा है और बी पर भी ए फोर्स अप्लाई कर रहा है, यह हमें पहले से ही पता होता है। तो अब हम देखते हैं कि फोर्स अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड एज रियल फोर्स। तो हमें रियल फोर्स समझ में आ गया कि दो डेफिनेट ऑब्जेक्ट है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, और वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रियल फोर्स। अब हम देख लेते हैं कि सूडो फोर्स क्या होता है। सूडो फोर्स की भी हम डेफिनेशन देखते हैं इसी एग्जांपल के थ्रू। तो सूडो फोर्स के लिए भी हम एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, बट डिफरेंस क्या होगा कि सूडो फोर्स के मामले में हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट वी आर टेकिंग। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट है बी। मैंने ये बी ऑब्जेक्ट ले लिया, ये बी वाला ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये मेरा गिवन ऑब्जेक्ट है, ये भी एक रियल ऑब्जेक्ट है। मैंने सूडो फोर्स के एग्जांपल में भी रियल ऑब्जेक्ट अज्यूम किया है और मैंने रियल फोर्स के मामले में भी रियल ऑब्जेक्ट से कंसीडर किया है। हम हमेशा रियल ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करते हैं। तो सूडो फोर्स के मामले में हमने बी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया और सपोज कर लीजिए कि बी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। हमें पता नहीं कि इस पर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट बी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। यहां से भी फोर्स, यहां से भी फोर्स, लेफ्ट से भी फोर्स और डाउन से भी फोर्स, सब डायरेक्शंस पे बी पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, पर हमें पता नहीं है कौन बी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है।
रियल फोर्स के मामले में क्या था, हमें पता था कि ए ऑब्जेक्ट पर बी ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा था। मतलब हमें ये पता था कि ए ऑब्जेक्ट पर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि ए ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। बट सूडो फोर्स के मामले में हमें पता ही नहीं है कि बी ऑब्जेक्ट पे कौन कहां से फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट की वजह से ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। मतलब यहाँ पर हमें सेकेंड ऑब्जेक्ट पता ही नहीं होता जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस मामले में हम बोलते हैं कि दिस फोर्स इज नोन एज सूडो फोर्स। इस फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स अगर कोई पूछे तो एक रियल ऑब्जेक्ट होता है और रियल ऑब्जेक्ट पे बहुत न्यूमरस डायरेक्शंस में कोई ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करता है, पर वो ऑब्जेक्ट हमें पता ही नहीं होता कि कौन ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो उसे हम अज्यूम करते हैं कि वो फॉल्स ऑब्जेक्ट है। मतलब एक सूडो फोर्स के एग्जांपल में जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करता है उसे हम बोलते हैं फॉल्स ऑब्जेक्ट। एक फॉल्स ऑब्जेक्ट हमारे रियल ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है, उसे बोलते हैं हम सूडो फोर्स। तो आपको रियल फोर्स और सूडो फोर्स के बीच में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा सूडो फोर्स का एग्जांपल और ये था रियल फोर्स का एग्जांपल। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मीन बाय रियल फोर्स और सूडो फोर्स, इनके एप्लीकेशंस क्या है। तो एप्लीकेशंस मैं आपको बता देता हूं। इसे सूडो फोर्स के समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ट्रेन का एग्जांपल और कॉइन का एग्जांपल। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं और एक ट्रेन में बैठकर आप सीट पर बैठ के एक कॉइन उछाला आपने। आप मतलब मैं जैसे बैठा हूं, आप ट्रेन में बैठे हैं और आपने एक सिक्का उछाला कॉइन हवे में, और आपकी ट्रेन जो है वो आगे की डायरेक्शन में मूव हो रही है। मतलब ट्रेन आगे की डायरेक्शन में मूव हो रही है और आपने एक सिक्का उछाला। तो आपने जो सिक्का उछाला वो अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो वो सिक्का पीछे गिरना चाहिए। क्यों पीछे गिरना चाहिए? क्योंकि हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है और सिक्का हमने हमारी पोजीशन पे ऐसे ऊपर उछाला, तो सिक्का पीछे गिरना चाहिए ना हमें, अगर प्रैक्टिकली सोचे तो। पर सिक्का उसी डायरेक्शन में और उसी पोजीशन पे नीचे गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये एग्जांपल आपको मैं फिर से समझा देता हूं। फिर से समझने के लिए हम यहाँ पे इमेजिनरी एक ट्रेन ले लेते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको कि अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ट्रेन और कॉइन। आप बोलेंगे कि इसकी क्या जरूरत है यहाँ पे, ये इस एग्जांपल की क्या जरूरत है? बिकॉज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से वो एक्ट करता है। फॉल्स ऑब्जेक्ट, सूडो फोर्स, ये सब रिलेटेड टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये बेस्ट एग्जांपल है कॉइन का। तो मान लीजिए ये हमारी ट्रेन है और ट्रेन में हमने एक सिक्का उछाला। ट्रेन में हमने एक बैठे बैठे सिक्का उछाला, तो वो सिक्का ऐसे ऊपर जाएगा और ट्रेन हमारी आगे मूव हो रही है, ट्रेन आगे जा रही है और सिक्का हम जहां बैठे हैं उधर ही हमने ऊपर की डायरेक्शन में उछाला। तो सिक्का प्रैक्टिकली हम सोचे तो सिक्का जो है हमारा कॉइन, वो पीछे की तरफ गिरना चाहिए ना, पीछे की तरफ ऐसे गिरना चाहिए नीचे, पर वो प्रैक्टिकली उसी पोजीशन पे नीचे की तरफ गिरता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। तो इस कॉइन पे कौन सा ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है कि वो उसी पोजीशन में नीचे की तरफ गिर रहा है? तो वो ऑब्जेक्ट हमें पता ही नहीं है कि इस कॉइन पे कौन सा ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसकी बदौलत वो उसी पोजीशन पे नीचे गिर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स। तो ये हो गया सूडो फोर्स का बेस्ट एग्जांपल, कॉइन का एग्जांपल। अगर हम कॉइन उछाले तो कॉइन उसी डायरेक्शन में उसी पोजीशन पे नीचे गिरता है, ट्रेन फिर भी आगे मूव हो रही होगी। तो यही हो गया सूडो फोर्स का एग्जांपल। तो हमें सारी चीजें सूडो फोर्स और रियल फोर्स के बारे में क्लियर हो चुके होंगे अभी। आई होप दैट यू गेट दैट। अब हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट कर सकेंगे। ये हो गया कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन। तो हम फाइनली अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर में हमें रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर अगर समझना होगा तो रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए, सच एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इन तीन टर्म का हमें स्टडी करना जरूरी है
फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। आपको ये चैप्टर 101% समझ में आएगा, गारंटीड। बस आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा और इन सब का नोट्स करना होगा। और आप, मेरा सजेशन ऐसा है कि आप पेन कॉपी लेके बैठे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या अगर आपको वीडियो ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, आपको फ्यू टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट टर्म है हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा। हमें अगर कोई पूछे व्हाट इज मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उससे पहले हम क्या सोचेंगे दिमाग में कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोट किस सिंबल से करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। थीटा एक ऐसा सिंबल है जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यूज होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एंगल थ्रू विच, ये होता है, यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगल इन्वॉल्व है। तो एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स, एंगल जिसके जरिए एक ऑब्जेक्ट मूव करता है ऑन सर्कुलर पाथ, एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ। किस एंगल के जरिए, मतलब किस एंगल के इंक्लिनेशन से एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पैथ पे मूव कर रहा है, इसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लीनियर। डिस्प्लेसमेंट एक लीनियर पैथ फॉलो करता है। मतलब मैं अगर बोलूं कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था पहले, मेरा ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था और फिर अब थोड़े टाइम बाद मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, किसी टाइम के बाद मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो इसने एक स्पेसिफिक पैथ ट्रैवल किया, मतलब ये एक स्पेसिफिक लेंथ ट्रैवल की, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेंथ क्या थी, ये पैथ क्या था, फॉलो किया गया इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो पैथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट ए फॉर मूविंग फ्रॉम पोजिशन दिस टू दिस, फॉर मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। हमारे ए ऑब्जेक्ट ने इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन में जाने के लिए जो पैथ फॉलो किया वो लीनियर पैथ है, उसे हम बोलेंगे लीनियर। यहाँ पे जो पैथ फॉलो किया है हमारे ऑब्जेक्ट में फॉर मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वो पैथ लीनियर है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर हम बात करें तो ये सर्कुलर पैथ के अलॉन्ग होता है। सर्कुलर पैथ के अलॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए है, ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है और ये मेरा ऑब्जेक्ट बी है। तो डिस्प्लेसमेंट के मामले में हम लीनियर पैथ फॉलो करते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के मामले में हम सर्कुलर पैथ फॉलो करते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला है कि एंगल बन रहा है, इससे हम समझ सकते हैं कि ये सर्कुलर पैथ ही होगा, क्योंकि एंगल लीनियर पैथ में नहीं बनता। एंगल बनाने के लिए हमें सर्कुलर पैथ में चलने की जरूरत होती है। इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय सर्कुलर पैथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज परफॉर्म्ड ऑन लीनियर पैथ। तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। तो हम इसके बारे में और जानते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि एंगल through which an object moves on a circular path। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे किस एंगल बना के मूव करता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम इस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कुलर पैथ। मैंने यहाँ पे सर्कुलर पैथ बना लिया और सर्कुलर पैथ पे वो क्या बोल रहा है कि एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाना होगा ना। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट मूव कब करेगा, उसकी इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल पोजीशन में जाएगा कुछ टाइम के बाद, इसको ही हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट अज्यूम करने होंगे। सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मेरा ए ऑब्जेक्ट जो था
वो इनिशियली यहाँ पे था, इनिशियली मेरा ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और थोड़ी देर बाद मेरा ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया। उसने थोड़ी टाइम बाद उसकी पोजीशन चेंज कर ली, मतलब वो इनिशियल पोजीशन से अब फाइनल पोजीशन में चला गया है। तो मेरी फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये है। तो मेरा ऑब्जेक्ट ए फाइनल पोजीशन में यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव सर्क्यूलर पाथ। तो यहाँ पे एंगल क्या क्रिएट होगा वो हमें सबसे पहले देखना होगा। एंगल हमारा क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो एंगल क्रिएट होगा वो हमें देखना होगा। तो हम इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लेंगे। ओरिजिन से हमें यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा सबसे पहले एंगल अगर हमें निकालना होगा तो अब हम ये एंगल निकाल लेते हैं। हमने इनिशियल पोजीशन ऑफ और फाइनल पोजीशन को ओरिजिन से जोड़ दिया, इससे हम इजीली हमारा एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि ये है एंगल थीटा। एंगल थीटा हमारा ऑब्जेक्ट ए था यहाँ पे इनिशियल पोजीशन, और कुछ टाइम बाद वो अब यहाँ पे पहुंच गया पोजीशन बी पर। तो उसमें उसने जो एंगल ट्रेस किया, ट्रेस करना मतलब इंक्लाइन किया, जो एंगल बनाया उस एंगल को हम थीटा बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ए मूव्स टू पोजीशन बी थ्रू एंगल कॉल्ड थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझ ली। अब हम देखते हैं कि एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मतलब सिस्टम यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियन और डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं हम, थीटा से। थीटा क्या होता है आपने मैथ में तो पढ़ा ही होगा। मैथ में हम देखते हैं कि थीटा इज रिप्रेजेंटेड एज एंगल, किसी के भी बीच में ये एंगल हो सकता है। तो थीटा एक एंगल होता है और एंगल का स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है, एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और रेडियन एक एंगल का ऐसा यूनिट है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, डिग्री। इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन और डिग्री। यहाँ पे हमें दिखाया है कि एसआई यूनिट इज रेडियन और डिग्री। ये दो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गए। और अब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट इट इज द डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमने 10th में या 9th में ही डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझ ली थी कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर आपका 11th का भी बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तो फिर भी आपको ये वीडियो एकदम बेसिक से समझ में आएगा और ये वीडियो आपके लिए एकदम प्रॉपर होगा। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और टू पोजीशंस। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मेरा घर है, ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है। मेरे घर और स्कूल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा, ये मुझे अगर निकालना होगा तो इस एग्जांपल में हम सीख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी को जाने के लिए मेरे पास दो पैथ है। पैथ मतलब दो रास्ते हैं। मेरे घर से मेरे स्कूल में जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा, एक रास्ता ऐसा लंबा है, इसका लेंथ है 10 मीटर। ये 10 मीटर का लंबा रास्ता है मेरे घर और मेरे स्कूल में। और ये एक और रास्ता है ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बीच में जाने का, वो एक स्ट्रेट लाइन पैथ है, स्ट्रेट लाइन पैथ। ये रास्ता है। तो मेरे घर और मेरे स्कूल में जाने के लिए मुझे दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो मेरा 10 मीटर का है और दूसरा रास्ता है मेरा 5 मीटर का। ये जो स्ट्रेट लाइन पैथ है ये 5 मीटर का है। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमें स्ट्रेट लाइन पैथ नजर आ रहा है। तो ये होगा 5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट एंड 10 मीटर इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस में नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है नो डाउट, पर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता।
ये हमने 10th में सीखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू, नेवर भी जीरो। डिस्टेंस, भले ही डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। सो यहाँ पे क्या हमें गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट इट इज ऑल्सो लेंथ, इट इज द डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस। अभी हमने देखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, रेडियन और डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। डिफरेंस क्या है कि ये लीनियर पाथ फॉलो करता है और ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। डिफरेंस इज बिटवीन पाथ्स, ये दोनों अलग अलग रास्ते फॉलो करते हैं, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी और एस। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी और कैपिटल एस से, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या डिनोट करते हैं, थीटा से। तो यहाँ पे मैंने फिगर बना रखी है पहले से ही, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और ये थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, इसको ही हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम अब आगे की टर्म्स का डिस्कशन करते हैं। आगे हमें गिवन है एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी भी हम समझते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा ओमेगा से डिनोट होती है। ओमेगा इज द सिंबल फॉर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंगल। अभी हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कि एंगल ट्रेस्ड बाय पोजीशन ए टू पोजीशन बी इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वो थीटा यहाँ पे भी गिवन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंगल थीटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ पे हमें पहले से ही गिवन है डी थीटा अपॉन डी टी। सो दिस इज कॉल्ड एज ओमेगा। सो यहाँ पे ओमेगा की डेफिनेशन हमें यही फॉर्मूले से समझ में आती है कि डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया एंगुलर वेलोसिटी का। इसे हम रीड कैसे करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज यहाँ पे थीटा डिनोट्स अवर पोजीशन एंगल। पोजीशन एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोजीशन एंगल एट फाइनल पोजीशन माइनस पोजीशन एंगल एट इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड कैसे, आप मुझे पूछेंगे कि सर हमें बताओ कि ये यूनिट कैसे आया ओमेगा का। तो ओमेगा हमें पता है कि ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डी थीटा अपॉन डी टी इज ओमेगा। और आपको मैंने अभी अभी बताया कि थीटा एक एंगल होता है, और मैथमेटिक्स में हमने सीखा है कि एंगल का यूनिट क्या होता है, एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन। तो एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और टाइम का तो हमें पता है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स। तो सेकेंड्स, ये लो आ गया हमारे यूनिट। ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। हम सिंपली फॉर्मूला से भी यूनिट डिनोट कर सकते हैं। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। its formula is omega is equal to d theta upon dt, that is theta at final position minus theta at initial position upon time, and its unit is radian per second. अब हम देख लेते हैं कि what is mean by velocity। हमने एंगुलर वेलोसिटी को तो अच्छे से समझ लिया, पर हम इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को भी समझेंगे। वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, स्मॉल v से डिनोट होता है और सबको पता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना किसी पर्टिकुलर टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको अभी अभी बताया कि डी थीटा अपॉन डी टी हम कैसे रीड करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी, स्मॉल टाइम इंटरवल। तो हम यहाँ पे इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ds अपॉन डी टी। ds अपॉन डी टी मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंड दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी। इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म हमें मिल गया।
थर्ड पॉइंट क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट और टी मतलब टाइम, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और इसका यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। वो भी हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट तो हमें देखा ही, टाइम हम डिनोट करते हैं सेकेंड से। यार ये लो, फॉर्मूले से ही हमें यूनिट पता करना आ गया। तो ये होता है वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। अब एक्सेलरेशन को ही हम बाय द बाय समझते हैं, क्योंकि इनकी कंपैरिजन में अगर हम स्टडी करें, कंपैरेटिव स्टडी इज बेटर। सो एंगुलर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन में डिफरेंस हम देखते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा, अल्फा से डिनोट करते हैं हम इसे, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट किया, और एक्सेलरेशन हम डिनोट करते हैं ए से, स्मॉल ए। स्मॉल ए से हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट नहीं करते, स्मॉल ए से हम एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम अब समझते हैं कि इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इस स्टेटमेंट को हम उल्टा भी समझ सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी हमने पिछले ही स्लाइड में देखा कि एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर हम इस स्टेटमेंट को डिकोड करें तो इस स्टेटमेंट में दिया है कि डी ओमेगा अपॉन डी टी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डी ओमेगा अपॉन डी टी, इस स्टेटमेंट का भी हम मैथमेटिकल फॉर्म समझ लेते हैं। डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये हो गया स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम इसका फॉर्मूला को समझते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, यही हमने जो मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव किया वही। तो अल्फा ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा एट फाइनल पोजीशन माइनस ओमेगा एट इनिशियल पोजीशन अपॉन टी, और इसका भी यूनिट हम फॉर्मूले से भी ही निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे यूनिट, अभी डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये हमें तो पता है सर, डी ओमेगा अपॉन डी टी। और हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, बराबर। हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो ओमेगा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, डी थीटा अपॉन डी टी, और डी टी अपॉन डी टी इंटू डी टी क्या हो गया, डी टी स्क्वेयर। तो ये ऐसा हो गया, इसको हम लिखेंगे थीटा अपॉन टी स्क्वेयर, थीटा अपॉन टी स्क्वेयर। और यहां से हमें पता है कि एंगल का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट रेडियन, और टाइम का क्या होता है सेकेंड, पर यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है तो इसलिए हम एस स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमने यूनिट भी डिराइव कर लिया एंगुलर एक्सेलरेशन का, ये हमने कर लिया डिराइव। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन की भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, उसे भी हम जान लेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे हम वेलोसिटी लिख देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इस स्टेटमेंट को भी हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dv बाय dt विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम। तो हम नीचे लिखेंगे dv बाय dt। इस स्टेटमेंट को भी हम मैथमेटिकल फॉर्म में डिराइव कर लिया। तो एक्सेलरेशन का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और यहाँ से हम यूनिट निकाल लेते हैं इसका। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्यों होता है सर, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज मीटर अपॉन टाइम,
मीटर अपॉन सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, और अपॉन टाइम है और टाइम का यूनिट भी सेकेंड होता है, तो सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, सो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर मतलब अपॉन, सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। अब हम नेक्स्ट हमारे चैप्टर, मेन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन से। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता क्या है, तो कैन यू रिकॉल में हमने सबसे पहले देखा, चैप्टर की स्टार्टिंग में भी हमने देखा कि व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, इट इज द मूवमेंट ऑफ और पार्टिकल और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, it is the movement or motion of an object along the circumference of the circle or rotation along the circle is known as circular motion. Circular motion क्या होता है, movement of object along the circumference of the circle, बराबर, ये होता है सर्कुलर मोशन। इसका हम बेस्ट एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं कि सर्कुलर मोशन मतलब क्या, हमें तो पता है गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी पता है, तो गैलेक्सी में जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं कंटिन्यूअसली हमारे गैलेक्सी में, तो रिवॉल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज आल्सो अ सर्कुलर मोशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करता है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहता है। अगर हमारा अर्थ पे सैटेलाइट हमने छोड़ा तो वो अर्थ के आमने सामने हमेशा आर्टिफिशियल सैटेलाइट रोटेशन करता रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से हमें सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि इट इज द मूवमेंट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल और रोटेशन अलोंग द सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। It is the movement or motion of an object along the circumference of the circle or rotation along the circle is known as circular motion. So एग्जाम्पल भी हमने देख लिया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब टाइप्स देखते हैं हम, सर्कुलर मोशन के टाइप्स क्या होते हैं। सर्कुलर मोशन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हम बोलते हैं यूसीएम, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हम बोलते हैं नॉन यूसीएम। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, दो ही चीजें हमें एकदम शॉर्ट में ये याद रखना है कि व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो हमें अगर कोई पूछे कि हमें शॉर्ट में बताइए कि व्हाट इज मीन बाय यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम एक दो की पॉइंट्स याद में रखेंगे इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड एक्सेलरेशन ये दो चीजें कांस्टेंट होती है, ये हम अभी ही दिमाग में डाल लेंगे, ये हमें एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ये भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ कि एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर नहीं एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये दो चीजें कांस्टेंट होती है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक और की पॉइंट हमें याद रखना होगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि एंगुलर स्पीड एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट होंगे, एक्सेलरेशन और एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होंगे, और एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस। तीन की पॉइंट्स है यहाँ पे। पहला की पॉइंट्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आई होप आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अच्छे से याद हो गया होगा। ये तीन की पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अच्छे से याद हो जाएगा। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो यूनिफॉर्म नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल डेफिनेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड आल्सो चेंजेस,
इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती, सब जो पैरामीटर्स होते हैं सब चेंजिंग होते हैं। एंगुलर स्पीड अल्सो चेंजेस इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये चीजें तो यहाँ पर चेंज होती ही होती है, बट एंगुलर स्पीड अल्सो चेंज होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती। तो ये हम अच्छे से याद रखेंगे। इसका एक ही की पॉइंट है कि एंगुलर स्पीड अल्सो चेंजेस इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये हमने अच्छे से याद कर लिया। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली हमें समझ में आ गया है कि व्हाट टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमने समझ लिया है कि टाइप्स क्या होते हैं सर्कुलर मोशन के। सर्कुलर मोशन के तो दो टाइप्स होते हैं, हम अब से याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं यूसीएम, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हो गए टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हम चलते हैं आगे। सर्कुलर मोशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके प्रॉपर्टीज। तो इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन इज इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यह हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड ऑलवेज प्रेजेंट। सो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में इफ वेलोसिटी चेंजेस, एक्सेलरेशन आल्सो चेंजेस। इन केस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसमें फर्स्ट की पॉइंट क्या है कि एक्सेलरेशन होता है इस मोशन में, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें हम एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है हमें कि वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। ये की पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है कि वेलोसिटी चेंजेस देन एक्सेलरेशन आल्सो चेंजेस। क्योंकि क्यों होगा ऐसा, आपके मन में सवाल आ सकता है कि वेलोसिटी चेंज होगी और एक्सेलरेशन चेंज क्यों होगा, इसमें क्या रिलेशन है। तो हमें पता है कि a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। एक्सेलरेशन बढ़ेगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। वेलोसिटी डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन आल्सो डिक्रीजेस। दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। That is acceleration is equal to rate of change of velocity upon time. तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सेकेंड की पॉइंट है इट इज एन पीरियोडिक मोशन। वो एक्सेलरेटेड मोशन तो है ही है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट की पॉइंट, बट वो पीरियोडिक मोशन भी है। पीरियोडिक मोशन में क्या, पीरियोडिक मोशन मतलब एक ही पैथ वो बार बार रिपीट करता है। पीरियोडिक मोशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ सन के आजू बाजू रोटेट होते रहता है कंटिन्यूअसली और 365 डेज में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। अर्थ ऑलवेज रोटेट अबाउट द सन एंड ऑलवेज कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज। तो 365 डेज में अर्थ एक रिवॉल्यूशन घूम के वापस उस पोजीशन पे आता है, फिर वो 365 डेज लेगा, फिर उसी पोजीशन पे आएगा, फिर 365 डेज। तो ये मोशन बार बार अर्थ परफॉर्म कर रहा है, इसलिए दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में हम क्या समझेंगे कि द मोशन दैट रिपीट्स इट्स पैथ अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द मोशन। सो पार्टिकल रिपीट्स इट्स पैथ अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, particle repeats its path again and again। वो एक ही पैथ अगेन एंड अगेन रिपीट करता है ड्यूरिंग मोशन। मोशन करते वक्त एक ही पैथ बार बार फॉलो करता है, इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी समझ लिए हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन मोशन में क्या हम दो पॉइंट याद रखेंगे कि वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। और सेकेंड पॉइंट है कि इट इज पीरियोडिक इन मोशन। पीरियोडिक इन मोशन मतलब पार्टिकल रिपीट्स इट पैथ अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द मोशन। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की केस क्या होती है। दो केसेस हम स्टडी करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन इंक्लूड होता है। Radial acceleration is always directed towards the center of the motion circle and
जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो रेडियस के अलोंग काम करता है। हमें नाम से ही समझ आता है कि रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल मतलब अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कुलर मोशन करते वक्त वो रेडियस के अलोंग लाई करता है, एंगुलर, सो रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला भी होता है, और रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट ऐसी है कि रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज निगेटिव। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन लिखे तो ये माइनस साइन के साथ आता है, अगर मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में इसका इक्वेशन लिखे तो पॉजिटिव साइन आता है। अगर हम वेक्टोरियल फॉर्म में इसका इक्वेशन देखें तो रेडियल एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय माइनस ओमेगा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप रट लो, ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। देखो यार, याद तो करना ही पड़ेगा, फिजिक्स समझना है तो कुछ चीजें याद तो करना ही पड़ेगी। फॉर्मूले का डेरिवेशन करने से अच्छा है कि आप रेडियल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला याद कर ले, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर, और ये वेक्टर इक्वेशन है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद करना होगा। तो अब हम देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम इस केस के लिए फैन का एग्जांपल लेते हैं। हमारा फैन होता है, तो हमारे हॉल में जो फैन होता है लिविंग रूम में, तो हम अगर फैन को स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते वक्त वो थोड़ा टाइम लेता है, उसके फुल स्पीड में आने के लिए वो थोड़ा टाइम लेता है। पहले धीरे धीरे घूमेगा, फिर और जोर से घूमेगा, फिर और जोर से, और फिर वो फाइनली एक सेटल हो जाता है एक पर्टिकुलर स्पीड पे, और वो वहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगता है। बट हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर हम फैन ऑन करें, फैन ऑन करते हैं तो फैन का स्पीड क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर हम पहले फैन रेस्ट पर था, हमारा फैन पहले बंद था, पहले फैन बंद था मतलब फैन पहले घूम नहीं रहा था, फैन वॉज एट रेस्ट। जब हमने फैन को स्विच ऑन किया तो फैन अचानक से घूमने लगा, तो फैन घूमने लगा मतलब क्या? स्पीड इज इंक्रीजिंग, द स्पीड ऑफ फैन इज इंक्रीजिंग। तो स्पीड इंक्रीजिंग मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो हम उसको बोलते हैं कि स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दो केसेस होते हैं। अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो ओमेगा और ए एक ही डायरेक्शन में होंगे। ओमेगा और ए क्या है? एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होंगे। और इन केस ऑफ दिस, अगर हम फैन को स्विच ऑफ करेंगे, अब हमारा फैन एकदम सेटल हो गया, मान लो सेटल हो गया फैन और एक स्पेसिफिक स्पीड पे घूम रहा है, और अगर मैं अचानक से फैन को बंद कर लूं, अगर मैंने फैन अचानक से बंद कर दिया तो फैन धीरे धीरे स्लो डाउन होगा। स्लो डाउन मतलब पहले जोर से घूमेगा, फिर थोड़ा स्लो, फिर थोड़ा स्लो, और वो एकदम से बंद हो जाएगा। तो थोड़ा स्लो होगा, तो स्लो होगा मतलब क्या? उसका स्पीड डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या? द स्पीड ऑफ फैन इज डिक्रीजिंग। अगर मैंने फैन बंद किया तो स्पीड ऑफ फैन डिक्रीजिंग मतलब क्या? ओमेगा एंड ए आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो हमने ये भी केस का स्टडी कर लिया। इसे समझने के लिए आप ज्यादा दिमाग लगाए हुए मत, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप इसको राइट एंड थंब रूल से याद रखें। राइट एंड थंब रूल से अगर हम इसे याद रखेंगे तो राइट एंड थंब रूल क्या बोलता है कि कर्व योर फिंगर्स, आपकी उंगलियों, जो 4 उंगलियां है उसको ऐसा मोड़ो आप, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में ये फैन घूम रहा है। अगर हम हमारे एग्जांपल के जरिए से जाए तो यहाँ पे डिस्क हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम उंगलियां घुमाते हैं, तो मेरा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मैं ऐसी उंगलियां घुमाता हूँ। मैं फर्स्ट केस के लिए उंगली घुमा रहा हुआ, उधर आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल में मैं डिस्क की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाता हूँ। आई एम कर्विंग ओवर माई फिंगर्स एंड माई थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन। तो मेरा थंब अपवर्ड डायरेक्शन में डिनोट कर रहा है, इसलिए ओमेगा एंड ए आर इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आर इन अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से क्लॉकवाइज डिनोट करूं तो क्लॉकवाइज में जा रहा हूं अभी यहाँ पे,
मेरा फैन ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो ऐसे अगर घूमेगा तो नीचे की तरफ आएगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पे क्या समझ लिया कि फैन अगर स्लो डाउन हो रहा है, मतलब वो अगर स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो ओमेगा एंड ए की डायरेक्शन अपोजिट होगी, और स्पीड इज इंक्रीजिंग तो ओमेगा एंड ए आर इन सेम डायरेक्शन। सो यहाँ पे लिख देंगे हम सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कब होगी? सेम डायरेक्शन व्हेन स्पीड इंक्रीजिंग। स्पीड इंक्रीज होगी तो डायरेक्शन सेम होगी, और अपोजिट डायरेक्शन कब होगी? हमने सेकेंड केस का स्टडी अभी किया। तो अपोजिट डायरेक्शन व्हेन स्पीड इज, बोलिए, स्पीड इज डिक्रीजिंग। स्पीड डिक्रीज होगा तो ओमेगा एंड ए आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और स्पीड इंक्रीज होगा तो ओमेगा एंड ए आर इन सेम डायरेक्शन। ये हो गया हमारा केस स्टडी ऑफ दिस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम देखेंगे कि नोट, अब हम एक नोट देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। यही मैंने आपको पहले ही बताया। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ओमेगा की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट केस हम देखेंगे अभी, ये केस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकली। इसमें एंटी क्लॉकवाइज मेरा रोटेशन हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं मेरे उंगलियां घुमाऊंगा, तो मेरे उंगलियां में ऐसा रोटेट करूंगा अलोंग द डायरेक्शन। सो मेरा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। मैं राइट हैंड थंब रूल से अगर डायरेक्शन निकालने की कोशिश करूं इन केस ऑफ फर्स्ट केस, तो मेरा थंब अपवर्ड डिनोट कर रहा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बराबर ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर हम क्लॉकवाइज जाए, अगर सेकेंड केस आपको एक्सप्लेन करूं, सेकेंड केस में क्या है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज में ऐसे में अगर रोटेशन करूं मेरे कर्व फिंगर्स का, तो मेरा जो थंब है वो नीचे की तरफ डिनोट कर रहा है, और अगर माय थंब इज डिनोटेड डाउनवर्ड, देन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज डाउनवर्ड। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली प्रैक्टिकली दो केसेस समझ ली है कि डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज डिनोटेड बाय राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे हमें दिमाग में क्या रखना है, ये एक की पॉइंट ध्यान में रखना है कि राइट हैंड थंब रूल इज यूजफुल इन केस ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारा ओमेगा। अब हम देखते हैं कि नाउ n इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि n हमेशा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है टू फॉर रोटेशन। यहाँ पे कैपिटल T इज पीरियोडिक टाइम और पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। यहाँ पे हम दो अल्फाबेट से स्मॉल n और कैपिटल T। स्मॉल n इज फ्रीक्वेंसी एंड कैपिटल T इज पीरियोडिक टाइम और पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। सो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मतलब रैदर हम इसे बोलेंगे कि रिलेशन होता है इनका, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। यहाँ पे हमने देख लिया कि एन इज फ्रीक्वेंसी और ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? 2 पाई एन। तो यहाँ पे हम 2 पाई एन, तो हमने पहले भी सीखा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t। फ्रीक्वेंसी हमारी 1/t होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन को हम क्या लिख लेते हैं? 1/t, बिकॉज वी नो दैट n is equal to 1/t. So therefore omega becomes omega is equal to 2 pi divided by t। ये भी हमारे पास एक और फॉर्मूला हो गया 2 pi upon t। सो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था हमारे पास 2 pi n, और सेकेंड वाला फॉर्मूला जो कि हमने सिंप्लीफाई करके निकाला वो हो गया 2 pi n।
तो हमें ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, ये वाला एक फॉर्मूला और ये वाला एक फॉर्मूला। सो ये हो गया हमारे टू फॉर्मूलाज इन केस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी बना सकते हैं। तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में हम देखेंगे वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले तो मैग्नीट्यूड में क्या लिख सकते हैं हम, v इज इक्वल टू ओमेगा आर और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे r होता है रेडियस, रेडियस किसका, सर्कल का, और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा होता है वेलोसिटी, कौन सी, एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड आर इज रेडियस। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है सिंपल क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे v इज वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में हम अगर रिलेशन देखें तो एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में हमने जो रिलेशन देखा वो क्या था, रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर। इसकी मैग्नीट्यूड अगर हम ले तो माइनस साइन निकल जाएगा और विक्टोरियल फॉर्म निकल जाएगा। सो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। हमारे पास क्या इक्वेशन बचा, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले तो ए इज इक्वल टू विक्टोरियल फॉर्म निकल जाएगा, पॉजिटिव साइन लग जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हमने पहले ही सीखा कि रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड रेडियस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमने सीखा। तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा में r इज इक्वल टू v अपॉन ओमेगा, v अपॉन ओमेगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे r की वैल्यू। सो r की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और r की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट की, v अपॉन ओमेगा, v अपॉन ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कट हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। v स्क्वायर अपॉन r क्यों होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाली बट हमें ओमेगा की वैल्यू लगेगी। सो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। तो v अपॉन r अगर हम डालेंगे तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या, ओमेगा स्क्वायर इज v अपॉन r का होल स्क्वायर, मीन्स v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू r। एक r से एक r कट, सो हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r। ये मिल गया हमें फाइनल रिजल्ट। सो दैट्स व्हाई दैट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस फॉर्मूले का, a इज इक्वल टू v अपॉन r, और a इज इक्वल टू v ओमेगा, ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये तीन रिलेशंस हमें अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या चेंजेस होते हैं, मतलब डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, हम यहाँ पे इसका स्टडी जरूर करेंगे। सो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम देखेंगे कि डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होता है। सो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने देखेंगे। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या हमने सीखी थी इन 11th और इन 10th,
द फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसा फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ये हम डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे कि सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स सीपीएफ की डेफिनेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। Acceleration is responsible for circular motion, that is radial acceleration is equal to minus of omega square r. The force providing acceleration is centripetal or radial force. जो acceleration provide कर रहा है उस force का नाम क्या है और उस acceleration का नाम क्या है, centripetal acceleration और radial force। हमने यहाँ पे देख लिया कि centripetal force is denoted by minus of omega square r in vectorial form। माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर से हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिनोट करते हैं, ये भी हम हमेशा याद रखेंगे। इसको हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मार्क कर लेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, तो हम ये एकदम अच्छे से याद रखेंगे। सो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टार मार्क कर लेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें याद ही होना चाहिए, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, क्योंकि दो टाइप्स ऑफ मेन फोर्सेस होते हैं कि एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेकेंड वन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। सो यहाँ पे लिखा है कि फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया। फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू रियल फोर्स बट अपोजिट, इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड रियल फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ रियल फोर्स क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रियल फोर्स। मैग्नीट्यूड में सेम होता है बट डायरेक्शन में अपोजिट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन लगता है और अगर हम मैग्नीट्यूड ले तो मैग्नीट्यूड में साइन चेंज होके पॉजिटिव हो जाता है। इस पॉइंट का ये मतलब होता है फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू रियल फोर्स बट अपोजिट, दैट इज प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। इट इज अ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स देखो यहाँ पे जिक्र आया सूडो फोर्स का। सूडो फोर्स हमने कैन यू रिकॉल में सबसे पहले देखा था, तो सूडो फोर्स की डेफिनेशन हम पहले ही सीख चुके हैं कि सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स की जो अप्लाइड हो रहा है बट हमें पता नहीं कि कौन उसे अप्लाइड कर रहा है, इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स। इट इज अ सूडो फोर्स अराइजिंग ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से अराइज होता है और इसे हम बोलते हैं सूडो फोर्स। सो हमें इस पर एमसीक्यू भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दो फोर्स हमें दे देंगे ऑप्शन में। तो हमें क्या आंसर टिक करना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स। इट इज अ सूडो फोर्स अराइजिंग ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये क्यों अराइज होता है, हमें इस पॉइंट पे दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल रहे हैं। फर्स्ट वन इज इट इज अ सूडो फोर्स एंड इट इज अराइजिंग ड्यू टू, किसकी वजह से अराइज हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स अराइजिंग ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। थर्ड पॉइंट है इट इज अ नॉन रियल फोर्स। नॉन रियल फोर्स मतलब क्या, सूडो फोर्स, इसका वही मतलब होता है कि रियल नहीं है, मतलब क्या है, सूडो, बट नॉट इमेजिनरी फोर्स। ये एग्जिस्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करता है बट ये सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स कभी कभी इमेजिनरी भी होता है, मतलब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये वाला जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज अ नॉन रियल फोर्स। ये सूडो फोर्स जरूर है बट इट इज नॉट ए इमेजिनरी फोर्स, ये हमारी डे टू डे लाइफ में एग्जिस्ट करता है। ये भी हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स इज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसे देखें तो रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हेंस इट इज अ नेट सूडो फोर्स।
ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हेंस रिजल्टेंट फोर्स प्लस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। रिजल्टेंट फोर्स हमारा रियल फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रियल फोर्स, यहाँ पे देखो लिखा है रिजल्टेंट फोर्स, ये रियल फोर्स है, और माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर ये हो गया सूडो फोर्स, ये हमारा है सूडो फोर्स। तो रियल फोर्स क्या था, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर था, एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो गया हमारा सूडो फोर्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। सो एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर क्या होगा, इक्वल टू 0। दैट्स वाई यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया कि समेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स दैट इज इक्वल टू रियल फोर्स मींस रियल फोर्स प्लस सूडो फोर्स। अल्टीमेटली हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि रियल फोर्सेस प्लस सूडो फोर्सेस दैट इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना होगा। सो अब हम जाते हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। हमने सबसे पहले क्या देखा, व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन, फिर सर्कुलर मोशन के टाइप्स देखे जो कि दो टाइप्स थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और फिर हम अब देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन में हम लिखेंगे कि व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है तो इस लाइन को हम मान लेंगे कि ये लाइन हमारा रोड है, रोड, इसको हम रोड मान लेंगे, और ये हमारी कार है, हमारी कार है और ये हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रही है, इसे हम कार मान लेंगे, इसे हम रोड मान लेंगे। तो इस कार पे फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगे, एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो एक्ट करता है, तो इस कार पे एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, एक mg फोर्स अप्लाई करेगा। mg फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए mg लगेगा इधर, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा। और ये कार रोड पे चल रही है तो रोड पे ऑब्वियसली फ्रिक्शन तो होगा ही, क्योंकि फ्रिक्शन अगर व्हील्स है, कार को तो व्हील्स होते हैं और व्हील्स रोड पर घिसेंगे तो फ्रिक्शन तो होगा ना, इसलिए यहाँ पे तीन फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक तो नॉर्मल फोर्स ड्यू टू रोड, ये रोड पे चल रही है तो रोड के परपेंडिकुलर इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, ग्रेविटी की वजह से mg फोर्स लगेगा, और ये कार रोड पर चल रही है इसके लिए फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से Fs नाम का एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो फोर्सेस थ्योरेटिकल प्रूफ क्या है, व्हीकल अलोंग सर्कुलर ट्रैक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन कार आर, फर्स्ट फोर्स है वेट mg, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सेकेंड फोर्स क्या है, तो ये फर्स्ट फोर्स mg यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये mg फोर्स। सेकेंड फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड परपेंडिकुलर, बैलेंसेस द वेट mg, mg जो वेट है ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ लगने वाला, उसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसको हम n से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फोर्स जो एक्ट कर रहा है। थर्ड वाला फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, हियर mg इज इक्वल टू n। अगर हम यहाँ पे FBD लग गए, फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर अगर हमने सीखा है 11th में, तो यह वहां से हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में इक्वेशन क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में n इज इक्वल टू mg, सो इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू n हो गया। और Fs इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स, जो यहाँ पे फ्रिक्शन है वो कार को अंदर की तरफ मोड़ रहा है, मतलब कार को बाहर नहीं जाने दे रहा है रोड से। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स। हियर द स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज सेंट्रिपिटल फोर्स, यहाँ पे हमारा Fs जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया, ये हमारी कार है, ये हमारा रोड है, और Fs जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमने समझ लिया कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। सो हियर
हम यहाँ से डायग्राम से समझ सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये हमें पता है, बिकॉज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर है तो वी अपॉन आर का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो एक आर से एक आर कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया हमारा एफ एस। एफ एस की वैल्यू हमने निकाल ली एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन तो पहले से ही ऑलरेडी आ गया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें ये एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर तो मिल गया है, एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तो हमें ऑलरेडी मिल गया है। हम अगर इक्वेशन 1 देखें तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 से m की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज एम जी इज इक्वल टू एन फ्रॉम इक्वेशन 1। सो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, n अपॉन जी। वी कैन राइट m एस n अपॉन जी। n अपॉन जी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। n अपॉन जी अगर हम डालेंगे, एफ एस इज इक्वल टू n अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एन वी स्क्वायर अपॉन आर जी, एफ एस इज इक्वल टू एन वी स्क्वायर अपॉन आर जी। सो एफ एस अपॉन एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये वाला जो एन है ये हमने डिनोमिनेटर में ले लिया, तो एफ एस अपॉन एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और नाउ static friction is directly proportional to the normal reaction force, so Fs is equal to mu s into n। यहाँ पे mu s जो है constant coefficient of friction है। at maximum speed static friction max upon n is equal to mu s। तो mu s की वैल्यू क्या हो गई, mu s is equal to, that is mu is equal to v square upon rg, mu is equal to v square upon rg, v square is equal to mu rg, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, और v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। v क्या हो गया, रूट ऑफ म्यू आर जी। ये हो गया हमारा वेलोसिटी का रिलेशनशिप। तो ये हमने सक्सेसफुली इसका थियोरेटिकल प्रूफ डिराइव कर लिया है। तो अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की चीजें हम रोटेशनल डायनामिक्स में कंटिन्यू करेंगे। सो अब तक हमने जितना पढ़ा आप वो घर पे जरूर रिवाइज करेंगे। सो थैंक यू सो मच। हम जरूर मिलेंगे इसकी अगला पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। सो बाय।